मैं जानती हूँ माँ, तुम्हारी आत्मा आज भी भटक रही है। मैं वीर प्रताप सिंह से जल्दी ही मिलूंगी माँ। ये सुकन्या है, एक बिन ब्याही नागिन की बेटी। सुकन्या की माँ मणिका एक इच्छाधारी नागिन थी और जंगल में बने एक शिव मंदिर में वास करती। मणिका के पास एक ऐसी जादुई शक्ति थी जिससे वो माह में 3 दिन के लिए मनुष्य रूप को धारण कर सकती थी। एक दिन मणिका इंसानी रूप में थी। वो भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करके शहर की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और कार की आगे वाली सीट पर एक लड़का जख्मी हालत में है। मणिका उस लड़के को गाड़ी से बाहर निकालती है और वहीं एक पेड़ के नीचे लिटाती है। मणिका अपनी शक्ति से लड़के की चोट को ठीक कर देती है। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, इसका मतलब तुमने मुझे बचाया? हाँ, मैं यहाँ से जा रही थी तो आपको जख्मी हालत में देखा और यहाँ ले आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वीर प्रताप है और तुम्हारा? मणिका उसे अपना परिचय देती है। वीर प्रताप मणिका के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वो कई घंटों आपस में बात करते रहते हैं। मणिका, तुम बहुत सुंदर हो। तुमने मेरे दिल में एक अलग जगह बना ली है। एक ही नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मणिका, हाँ ये सच है। ऐसा न कहिए, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे कुछ नहीं जानना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मणिका। और फिर अगले 2 दिन तक लड़का मणिका के साथ ही रहा। तीसरे दिन मणिका चिंता में थी। अगले कुछ ही पलों में मैं फिर से नागिन बन जाऊंगी और वीर प्रताप तो मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। मुझे इन्हें ये सच्चाई बतानी ही होगी। मणिका वीर प्रताप को सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर वीर प्रताप घबरा जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक नागिन हो? नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक नागिन से प्यार नहीं कर सकता। दूर हटो मेरे पास मत आना। ऐसा मत कहिए। पिछले 3 दिन मैं आपके साथ रही हूँ। मैंने आपको अपना सब कुछ माना है। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। वीर प्रताप ने मणिका की कोई बात नहीं सुनी और वो उसे छोड़कर चला गया। मणिका नागिन बन चुकी थी। कई बार मणिका ने वीर प्रताप से बात करने की कोशिश की, पर वीर प्रताप ने अपने घर के बाहर सपेरे खड़े कर दिए ताकि मणिका वीर प्रताप से बात न कर सके। और एक दिन वीर प्रताप ने सरिता नाम की एक लड़की से शादी कर दी। एक दिन वो और सरिता दोनों घूमने गए हुए थे। सुनो, आप बैठो, मैं जरा आती हूँ। जल्दी आना। मणिका इंसानी रूप में वीर प्रताप के पास आई। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं घाट को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। मुझे बस आपसे कुछ ही देर बात करनी है, फिर मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। बस आप एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से तुरंत चली जाओ, वरना। मैं गर्भवती हूँ। मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ। ये आने वाला बच्चा मेरी और आपके प्यार की निशानी है। मैं चाहती हूँ इस बच्चे को आप अपना लेना। एक नागिन के बच्चे को मैं अपना नाम कभी नहीं दूंगा। ये तुम्हारा बच्चा है, इसे मारो या पैदा करो, ये तुम्हारे हाथ में है। बस वीर प्रताप, तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज अगर मैंने तुमसे प्यार ना किया होता तो मैं तुम्हें यहीं डस लेती, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। तुम्हें वक्त बताएगा। अब मेरी जिंदगी का फैसला वक्त के हाथों में है। मैं जा रही हूँ वीर प्रताप, कभी न लौटने के लिए, पर एक न एक दिन तुम्हें अपनी भूल का एहसास जरूर होगा। मणिका एक बेटी को जन्म देती है, पर अब मणिका बीमार रहने लगी थी। वो मरते हुए अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताती है। सुकन्या, मेरी बच्ची, अब तू बड़ी हो गई है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए मैं तुझे तेरे पिता की सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसी सच्चाई माँ? सुकन्या, मेरी बच्ची, तूने भले ही मेरी कोख से जन्म लिया है, पर तेरे पिता एक मनुष्य है, इसलिए तू भी एक मनुष्य है। क्योंकि जिस समय तू मेरी कोख में आई उस समय मैं इंसानी रूप में थी, इसी कारण तुम में नागिन का कोई प्रभाव नहीं। मैं यही सच्चाई तुम्हारे पिता को बताना चाहती थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद तुम अपने पिता से मिलो। वो जिस दिन तुम्हें अपनी बेटी मान लेंगे, मेरी आत्मा को उसी दिन शांति मिलेगी। माँ, मैं आज ही वीर प्रताप का पता लगाती हूँ कि उस शहर को वीर प्रताप ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक कार एक्सीडेंट में वीर प्रताप की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और वीर प्रताप अपने बेटे को लेकर सुंदरनगर आ गया। सुकन्या सुंदरनगर पहुंचती है। एक घर की ढलान पर एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर गिरने वाला था। अचानक सुकन्या अपने हाथों से उसे रोकती है। संभाल कर। शुक्रिया बेटी, आज एक बार फिर किसी ने मेरी जान बचाई है। पैर कमजोर हो गए हैं, इसलिए चल नहीं पाता। डॉक्टर ने व्हील चेयर पर बैठने के लिए कहा है। पता नहीं कौन से पापों की सजा मुझे मिल रही है जो आज ये दिन देख रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर प्रताप है। इसका मतलब यही मेरे पिताजी हैं, वीर प्रताप। मैं कुछ समझी नहीं। आज से 22 साल पहले इसी तरह मेरी किसी ने जान बचाई थी। खैर, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुकन्या है। मैं सुंदरनगर में पहली बार आई हूँ और नौकरी की तलाश कर रही हूँ। बेटी, तुम चाहो तो तुम हमारे पास नौकरी कर सकती हो और रहने के लिए तुम्हें कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। वीर प्रताप सिंह सुकन्या को अपने पास ही नौकरी पर रख लेता है।
सुकन्या तो यही चाहती थी। धीरे धीरे सुकन्या वीर प्रताप की बहुत देखभाल करने लगी। वीर प्रताप को भी सुकन्या बहुत अच्छी लगती थी। सुकन्या, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है। आज तुम्हारे आने से मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। रोहन इंदौर से वापस लौट रहा है। वो काम के सिलसिले में वहाँ गया था। तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। रोहन जब काम से वापस लौटता है तो वो सुकन्या को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। पापा, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, आपने बिना सोचे समझे एक अनजान लड़की को अपने घर नौकरी पर रख लिया। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, अगर पीछे से कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? रोहन बेटा, उसने मेरी जान बचाई थी, वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। पर रोहन को सुकन्या पर विश्वास नहीं था। एक दिन सुकन्या किसी काम से बाहर गई हुई थी। रोहन उसके कमरे में गया और उसके सारे सामान को खोलकर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ गई। रोहन ने वो डायरी पढ़ी और घबरा गया। ये सुकन्या एक नागिन की बेटी है, इसका मतलब ये खुद भी एक नागिन है। मुझे ये बात पापा को बतानी ही होगी। पापा को अगर बताया तो इसे पता चल जाएगा। मैं चुपचाप ही ऐसा कुछ करता हूँ जिससे ये यहाँ से चली जाए। रोहन कुछ सपेरों को घर पर बुलाता है और सपेरे बीन बजाने लगते हैं। क्या बात है रोहन बेटा, तुमने इन सपेरों को क्यों बुलाया है? हमारे घर में तो कोई सांप नहीं है। पापा, हमारे घर में सांप है। ये सुकन्या एक नागिन है, ये नागिन की बेटी है। मैंने इसका झूठ पकड़ लिया है। मैंने इसकी डायरी पढ़ी है, उसमें लिखा है कि ये मणिका नाम की बिन ब्याही नागिन माँ की बेटी है। न जाने किस गंदे इंसान का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। बस राहुल, बहुत बोल लिया। मेरे पिता गंदे इंसान नहीं है, मैं गंदा खून नहीं हूँ। मेरे माता पिता एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ, ये और बात है कि मेरे पिता मेरी माँ को धोखा देकर चले गए, पर मैं गंदे खून की पैदाइश नहीं हूँ और मैं नागिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरे पिता एक इंसान है। सुकन्या बिलक बिलक कर रो पड़ती है। तभी वीर प्रताप अपनी व्हीलचेयर से चलता हुआ सुकन्या के पास आता है और उसके पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रोहन, जिसे तू गंदा खून कह रहा है वो तेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, मेरी सुकन्या बेटी। मैं इसका पिता हूँ। इतना सुनते ही सुकन्या अपने पिता के गले लग जाती है। रोहन को सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी मणिका की आत्मा प्रकट होती है। सुकन्या, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। तू अपने पिता से मिली, मेरी बेटी को पिता का नाम मिल गया। तू अपने पिता और भाई के साथ हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और उस दिन के बाद सुकन्या वीर प्रताप और रोहन की लाडली बन गई। उसे पिता और भाई का प्यार मिला। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही ये किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। ओहो, शर्मा गई। लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया रश्मि। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। जी वो। अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतजार तो सबको होता है। जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। और मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि, रश्मि, दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रश्मि ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रश्मि ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो रश्मि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराये मर्द को न सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी 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 छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया।
मालकिन, आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर? रश्मि ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमनलाल झेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। रश्मि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। जी साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? अरे नहीं साहब, वो कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने गौतम से जो कहा उसे सुनकर गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम पागल तो नहीं हो गए या होश खो दिए अपने? तुझे पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और अब कभी आंख मारती हैं। देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर गौतम वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात गौतम से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। ये सब लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आके मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? रश्मि से बात करूं क्या? नहीं 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 नहीं, उसे बुरा लग गया तो गौतम रश्मि से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि रश्मि किसी से घंटों फोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद में था, तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बातें करने लगी। निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली हैं। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। अरे, आप सोई नहीं है? सोई तो रहा था रश्मि आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि, अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्या? मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। रश्मि और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर रश्मि को उसके माँ बाप ने घर में ही नजरबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी गई। शादी के बाद सुहाग रात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले, धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रश्मि, तुम्हें मुझसे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। रश्मि, तुम बेफिक्र रहो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर पड़ा। रश्मि लहूलुहान हो गई। गौतम ने रश्मि की ये हालत देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। आपकी पत्नी को बहुत गहरी चोट आई है, इन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करना होगा।
रश्मि का खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे 1 महीने रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने किसी बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वो सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो रश्मि, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातों को सुनकर रश्मि की आंखें भर आई। गौतम, मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। प्यार करती थी, वो मेरा पास्ट है और तुम मेरा प्रेजेंट हो। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता गौतम, कोई नहीं। आई लव यू गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते बल्कि माफ कर देते हैं। गौतम ने रश्मि को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया।